यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का पहला दौरा किया। 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए योगी सरकार को न सिर्फ क्लीन चिट दी, बल्कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की और कोविड से निपटने की योजनाओं की जमकर तारीफ की। कोविड से मुकाबले के सवाल पर भले यूपी सरकार की किरकिरी हुई हो, लेकिन 8 महीने बाद बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े टीकाकरण के लिए यूपी सरकार की पीठ थपथपाई। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बीएचयू के आईआईटी मैदान के इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसके बाद बीएचयू में मातृ शिशु सदन को देखने गए और फिर जापान और भारत के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बनारस की संगीत और साहित्य परंपरा की जमकर सराहना की। यहाँ भी यूपी के विकास का हवाला दिया। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। पिछले दिनों इस तरह की चर्चा खूब चली कि केंद्र योगी सरकार के कामकाज पर सफाई मांग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण से साफ था कि बीजेपी यूपी का चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। आज बीएचयू में काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो अपने संसदीय क्षेत्र थे और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी अपने संसदीय क्षेत्र में किया, लेकिन इसका संदेश उन्होंने दूर तक दिया। एक तरफ जहां योगी सरकार के कामकाज पर पीठ थपथपाई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास की भी सराहना की। साफ है कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव का वो आगाज भी कर गए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस आलाकमान ने पिछले कुछ दिनों से पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने के लिए फॉर्मूला तलाश लिया है। अब कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। साथ में नवजोत सिंह सिद्धू के 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, जिसमें एक हिंदू होगा और एक दलित कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच काफी समय से चल रही रसाकशी अब खत्म हो जाएगी। दोनों नेता दिल्ली आकर कांग्रेस आलाकमान से भी मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों का टकराव खत्म नहीं हुआ था। अब जो फॉर्मूला बनाया गया है उससे टकराव खत्म होने की उम्मीद है। And that 18-point charter which has been put out by Congress High Command to Captain Amrinder Singh to ensure he delivers on that clearly shows that the Congress itself feels that Captain has not delivered. Mr. Sidhu is only interested in his chair. He has managed to somehow make the Gandhi family bend down to his ways or whatever. This is their internal political drama which is going on, probably to divert the attention from the people's attention from the non-deliverance of all their promises. महाविकास आघाड़ी में नंबर 3 की पार्टी कांग्रेस राज्य में नंबर 1 पार्टी बनने का सपना देख रही है और संगठन मजबूत करने में लगी है, लेकिन उसके नेताओं में ही एकता नहीं दिखाई पड़ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ पार्टी ने साइकिल मोर्चा निकालकर राजभवन तक गई और वहां पर राज्यपाल को ज्ञापन दिया, लेकिन मोर्चे में कई बड़े नेता नजर रहे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और अनियंत्रित महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार मुहिम छेड़ रखी, आंदोलन छेड़ रहा है। कभी बैलगाड़ी मोर्चा तो कभी साइकिल मोर्चा। आज जो है कांग्रेस इस तरह की साइकिल मोर्चा निकाल रही है। ये साइकिल से यहाँ से हैंगी गार्डन होते हुए सभी कांग्रेस के बड़े नेता
मंत्री राजभवन जाएंगे और राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना जो है कि निवेदन देंगे। अब तो नौबत यह आ गई देश के अंदर कि दुनिया में सबसे आगे अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कहीं है तो हमारे देश में है। और ये खाली पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, ये हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। इस पेट्रोल और डीजल की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, सारे ग्रेन्स के दाम बढ़ेंगे, तो किस तरीके से सर्वाइव किए, आज सबसे बड़ी समस्या ये है। और मोदी सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं है कि क्या किया जाए, उनको तो बस उनके अहंकार के आगे दुनिया की सोच नहीं है। पार्टी को लगता है कि आम जनता से जुड़े इस मुद्दे को उठाने से पार्टी का आधार बढ़ेगा और संगठन मजबूत होगा, लेकिन मोर्चे में कई बड़े नेता पहुंचे ही नहीं। बहुत सारे मंत्री, अशोक चौहान जी आज नांदेड़ में हैं, वो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे दूसरे मंत्री अलग अलग जिलों में हैं। कांग्रेस का आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। वडेट्टीवार जी भी मंत्री हैं, कोई अहम मीटिंग रही होगी। बाकी सभी नेता कांग्रेस के सीएलपी के लीडर मौजूद थे, सारे मंत्री 7 से 8 मंत्री मौजूद थे। इस बीच अपनी पार्टी को राज्य में नंबर 1 बनाने में जुटे नाना पटोले ने शरद पवार के हाथ में महाविकास आघाड़ी सरकार का रिमोट होने की बात कहकर सबको हैरान कर दिया। महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में शरद पवार जी का बड़ा रोल है और आज मुख्यमंत्री जी हो, बाला साहब जी हो, अजीत दादा हो, तीनों जो चेहरे हैं ये सरकार के, तीनों को मार्गदर्शन आदरणीय शरद पवार जी करते हैं और उनके ही मार्गदर्शन से सरकार चल रही है, इसलिए वो रिमोट कंट्रोल है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस अपने कुछ मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है, इसलिए उनके कामों की समीक्षा की जा रही है और जल्द ही कुछ मंत्री बदले भी जा सकते हैं। चर्चा तो ये भी है कि खुद नाना पटोले नए मंत्री बन सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। किसान आंदोलन को तेज करने और इसमें जान फूंकने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक इस मॉनसून सत्र 22 जुलाई से हर रोज 200 किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर से पैदल संसद तक मार्च करेगा और उनको अगर रास्ते में रोका जाए तो वो अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट, इसमें हम बता रहे हैं कि किसान आंदोलन को ये किसान नेता कैसे तेज कर रहे हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। सिंघू बॉर्डर की सुनसान हो चुकी सड़कों को भरने और किसान आंदोलन को फिर से तेज करने के लिए कोशिशें जारी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि 19 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में 22 तारीख से हर रोज 200 किसान सिंघू बॉर्डर की तरफ से संसद मार्च करेंगे और अगर उन्हें रोका गया तो अपनी गिरफ्तारी देंगे। अभी मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है और 22 तारीख से हमने तय किया है कि 22 से हम हर रोज 200 किसानों का जत्था जो है पार्लियामेंट की तरफ भेजेंगे। इसको हमने बोला पार्लियामेंट मार्च टुवर्ड्स पार्लियामेंट, और ये मार्च लगातार 13 अगस्त तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा। लेकिन अब किसान संगठनों के सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने अपील की है कि किसान नेता पंजाब में होने वाले चुनाव लड़े। चढ़ूनी के इस बयान से किसान संगठनों ने खुद को अलग कर लिया है और चढ़ूनी को 1 हफ्ते के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन चढ़ूनी अपने बयान पर कायम है। मेरा स्टैंड वही रहेगा कि हाँ, मिशन पंजाब चलाना चाहिए और पंजाब के अंदर जो है जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, इनको अपनी सरकार बनानी चाहिए और परंपरागत पार्टियों को हराना चाहिए। किसान संगठनों ने भी साफ किया है कि जो किसान नेता चुनाव लड़ने की बात करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हमारा ये एजेंडा ही नहीं है, राजनीतिक एजेंडा नहीं है हमारा, तो ये उनकी अपनी मंशा हो सकती है, उसके बारे में तो वो चढ़ूनी साहब ही बताएंगे। लेकिन हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का ये एजेंडा नहीं है। हम तीनों कृषि कानून रिपील करवाने हैं, MSP पे लिखित गारंटी कानून बनाने आए हैं, तो इसके संयुक्त किसान मोर्चा के बिना सलाह किए हुए कोई अगर ऐसी बात करता है तो फिर उसको उसके ऊपर बनती कार्रवाई की जाएगी। किसान संगठनों को पता है कि आंदोलन लंबा चलाना है और किसानों को एकजुट रखना है, तो बड़े कार्यक्रमों का ऐलान करना होगा। यही वजह है कि किसान संगठन संसद मार्च के कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास में जुट गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सामने इस वक्त 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, जो ये संसद पैदल मार्च निकाला जा रहा है, इसमें अराजक तत्व ना घुस आएं, 26 जनवरी जैसा कुछ वापस ना हो जाए, ये इंश्योर करना एक चुनौती है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर
चुनाव लड़ने से कुछ किसान नेताओं को कैसे रोका जाए। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सिंगू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में किराए पर मकान लेना आसान नहीं है। आपको 10 महीने से लेकर 1 साल तक का किराया एक मुश्त मालिक मकान को एडवांस के तौर पर देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जिस फ्लैट को चुना है उसका किराया अगर 30,000 रुपए है तो आपको एक मुश्त 3 से 3.5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर जमा करना होगा। सरकार चाहती है कि सिर्फ 2 महीने का ही किराया मालिक मकान एडवांस के तौर पर ले। ऐसे में मॉडर्न टेनेंसी एक्ट सरकार लागू करना चाहती है, जिसका यहां विरोध हो रहा है। इन दिनों बेंगलुरु के हर गली मोहल्ले में आपको टू लेट का बोर्ड मिल जाएगा। अपार्टमेंट हो या फिर पुराने मोहल्लों में बने घर, लेकिन लोगों को किराए पर घर लेना भारी पड़ रहा है। सब साल भर का एडवांस मांगते हैं, यानी 25,000 रुपए किराया है तो पहले 2.5 से 3 लाख रुपए एडवांस दें, जिसका कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अब सरकार मॉडर्न टेनेंसी एक्ट लागू करना चाहती है, जिसमें बस 2 महीने का एडवांस लेने की बात है। It will help both of them. That's why the government of Karnataka. नया कानून दोनों ही पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। जहां पहले 10 से 12 महीने के एडवांस किराए की बात थी, अब सिर्फ 2 महीने का ही एडवांस किराया देना होगा। Advance payment that needs to be done varies from 10 months to 1 year. कैबिनेट की अगली बैठक में नए कानून पर मुहर लग सकती है। व्यावसायिक जगहों के किराए के लिए बेशक 6 महीने का एडवांस हो सकता है, लेकिन मकान मालिक नए प्रावधान से नाखुश है। वो और भी खराब है ओनर के लिए। पहले कम से कम 11 मंथ का आता था, वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं दिया तो आपके पास में कुछ तो एश्योरेंस है। अभी 2 महीने का दिया, वो बोलता कोरोना में मेरे को नहीं हुआ है, इनकम नहीं हुआ है, मैं नहीं देता हूँ। 6 महीना से हमको नहीं आ रहा है रेंट, हम क्या करना। और हमारे पास में तो 2 महीने का ही एडवांस है। कैन आई गो टू द पुलिस, कैन आई गो टू द कोर्ट एंड फाइट फॉर दैट? 10 से 12 महीने का किराया एडवांस में, यानी बेंगलुरु में अगर आप किराएदार के तौर पर रहना चाहते हैं तो भी आपके पास एक मोटी रकम होनी चाहिए। ऐसे में तमाम विरोधों के बावजूद अगर सरकार इस कानून में संशोधन करने में सफल होती है तो निश्चित तौर पर आम लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।